गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से हम लोग बात करेंगे अपनी आर्टिकल की सीरीज के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आपको जो आर्टिकल है, ये जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ। जैसे प्रीलिम्स में क्या रहता है, ये आपको डायरेक्टली वो आर्टिकल पूछ सकता है इस तरीके से कि बताइए कि मतलब राइट टू मैरी इज़ अ विच फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इट्स अबाउट इन द राइट टू लाइफ, तो ये आर्टिकल 21 में आ जाएगा। इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इसलिए आर्टिकल इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और फंडामेंटल राइट्स जो आपके रहते हैं वो आपके बेसिकली, अगर पॉलिटी के सेक्शन की बात करूं तो ये 11% जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली पॉलिटी में, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे आर्टिकल बाय माउथ आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके ये आर्टिकल देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है डेफिनेशन। अब जैसे होता है क्या कि फंडामेंटल राइट्स में क्या रहता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट के केस में भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल रहती है। तो आपको ये डिफाइन करना होता है कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, किस क्या क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकती हैं। तो बहुत से इसमें जैसे आर्टिकल 37 आपका जो जुडिशियल रिव्यू रहता है, कि बेसिकली जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है, अगर कोई लॉ जो है वो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। फिर जो आपका 12 है वो क्या है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिकली आर्बिट्री एक्शन जो स्टेट का है उसके अगेंस्ट में ले सकता है। तो स्टेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में बताई गई है, आर्टिकल 12 में। अब आगे फिर देखते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट लेकिन क्या हुआ था फिर बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया था। वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बस ब्रीफ में देख लेंगे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली मेंस में एज अ पासिंग रेफरेंस देना होगा, तो वहाँ पे आप वहाँ पे दे सकते हैं ना। तो अभी हम पासिंग रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आर्टिकल 12 में क्या है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं एंड इवन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन प्राइवेट सेक्टर बट वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, इट ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। फिर इसमें ये आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, तो आपको जैसे पूछ सकता है कि अगर लॉ इनकन्सिस्टेंट है तो उसके लिए क्या है, तो आर्टिकल 13 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। फिर आपका राइट टू इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। राइट टू इक्वालिटी में आपका आ जाता है, ये आर्टिकल 14 आ जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये आपको अगर कहीं पे आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं सोशल सेक्टर में, तो वहाँ पे आप इस आर्टिकल को मेंशन करेंगे। फिर आर्टिकल 15 आ जाता है, जहाँ पे मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक से के प्लेसेस होते हैं उसको आप जो है ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि जो यहाँ पे केवल मुसलमान ही अलाउ हैं, हिंदू अलाउ हैं, क्रिश्चियन ही अलाउ हैं। अगर पब्लिक प्लेस है, गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, तो वहाँ पे सब लोग अलाउ रहेंगे। आप रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, आप सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते कि यहाँ पे वुमेन नहीं अलाउ हैं। तो जैसे आपने केस देखा होगा सबरीमाला केस, तो उस केस में ये आर्टिकल वैलिड था। अगर उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, है ना, कि वो कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है, तो वो आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। फिर आपका आपका आर्टिकल 16 होता है। आर्टिकल 16 आपका रहता है कि जो हमारे बेसिकली जैसे डिसएडवांटेजियस सेक्शंस हैं, लाइक आपका शेड्यूल कास्ट में कुछ पर्सनस हैं, ठीक है, और कुछ सोशली बैकवर्ड हैं, तो उनको एक बेसिकली क्या दिया जाता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करा गया है रिजर्वेशन का। तो जो आपका रिजर्वेशन है बेसिकली वो आपका आर्टिकल 16 के थ्रू वैलिड होता है। तो आपको अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल मेंशन करेंगे, आर्टिकल 14। ठीक है, फिर आर्टिकल 7 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आपको जैसे अनटचेबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आता है उसमें देना है, सपोज आप बोल सकते हैं जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, तो आप उसमें इस आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप आर्टिकल 17 दे सकते हैं। फिर आपका आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। अभी इसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे अभी भारत रत्न मिलते हैं,
और आपका जो है पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। ये क्या है, ये मेरिट के बेसिस पे दिए गए अवार्ड्स हैं सर्विस के अगेंस्ट में, तो ये अबॉलिश नहीं होते हैं। बाकी अगर कोई जैसे बोलता है कि ये साहब हो गए, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लगाते थे ना पहले, नंबरदार, जमींदार, तो ये सब टाइटल अब नहीं लगेंगे। फिर आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, ये आ जाता है आपका बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो आर्टिकल यहाँ से चालू हो जाते हैं आपके फ्रीडम रिलेटेड आर्टिकल है ना। तो उसमें ये आर्टिकल कहाँ से है, ये 19 से आपके 22 तक है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 19 बन जाता है। इसके अंदर ऑलरेडी 6 प्रोविजन 6 आर्टिकल्स हैं, है ना। तो जैसे इसमें वो है, एक तो एसोसिएशन वाला है, दूसरा इसमें क्या है कि मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला है। ये सीरीज स्पेसिफिकली मेंस के लिए है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे आर्टिकल 19 आपका है, सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एसोसिएशन है, आप कहीं पे जाके रह सकते हैं, उस चीज़ की फ्रीडम है वो इसमें मेंशनड है। तो आप इसको कहीं पे अगर जैसे माइग्रेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं इंडिया में इंटर स्टेट, तो वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका जैसे आर्टिकल 20 आ जाता है, ये क्या रहता है, कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंस। अब होता क्या है कि जैसे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, और मेंस में भी इसमें एक क्वेश्चन पूछने के जो है ना चांसेस बन रहे हैं। तो इसमें आप जैसे ऑफेंस हो गया, आप जेल में हैं, तो आपको मतलब वहाँ पे पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो जेल के अंदर डेथ हो जाए, है ना। तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, उसको ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको जैसे जेल रिफॉर्म के बारे में कहीं पे लिखना है मेंस में, तो आप इस आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका जो है यूपीएससी मतलब ये फेवरेट है यूपीएससी का, आप ये बोल सकते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हो गया, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें पहले जो हमारी कन्विक्शन थी वो रूल ऑफ लॉ फॉलो होता था, लेकिन फिर क्या हुआ बाद में जो मेनका गांधी केस था उसमें बताया कि क्या फॉलो होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू का भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज़ टू बी कन्फर्म्ड द फंडामेंटल राइट डॉक्ट्राइन। तो वो इसमें आ गया था। फिर एक नया आर्टिकल इंसर्ट कराया गया था राइट टू एजुकेशन का, कि मतलब भाई 6 से 14 तक के जो बच्चों को जो है राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए। फिर आपका आर्टिकल 22 है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें आप अगर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेंशन का केसेस है ऑन द केस बेसिस ऑफ सस्पिशन। फिर आपके ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन हो गए, तो उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए यहाँ पे प्रोविजन है। जैसे इसमें बोला गया है कि ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर का प्रोहिबिशन है, और ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है। जनरली तो जो आपके एक एफआर होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कुछ एफआर इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दैम। फिर आपका है कि चिल्ड्रन को जो है फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल 14 है। फिर आपका रिलीजन रिलेटेड आर्टिकल है। अब आप ये रिलीजन रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये क्या है, बेसिकली आप इसमें तो जैसे सेकुलरिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे आर्टिकल 25 है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। ये आर्टिकल बेसिकली बोलता है कि इंडिविजुअल की कोई भी चॉइस है, वो कोई भी रिलीजन जो है फॉलो कर सकता है, इवन ही कैन बी एथिस्ट। तो आप उसमें अगर आपको इस तरीके से देना है कि इंडिविजुअल चॉइस से रिलेटेड और रिलीजन का कंटेक्स्ट वहाँ पे क्वेश्चन में बन रहा है, तो आप इस आर्टिकल को मेंशन कीजिए। फिर आर्टिकल 26 बोलता है आपका जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये आपका एक कलेक्टिव राइट्स है। कलेक्टिव राइट किस सेंस में, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है टेम्पल ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे मस्जिद ट्रस्ट होते हैं, जैन ट्रस्ट होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। फिर आता है कि सॉरी, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई टैक्स नहीं ले सकती उनसे। हाँ, वो एक लीवी तो कलेक्ट कर सकती है कि उसके मैनेजमेंट के लिए, सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है बहुत सारे मैनेज पे, तो वो एक अमाउंट ले सकती है, लेकिन टैक्स नहीं लीवी कर सकती। अब ये क्या है कि मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपके मदरसा हो गया, है ना, और भी रहते हैं अलग अलग, तो आप उसमें क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट से एडिड नहीं है, उसमें प्रोविजंस हैं, तो आप वहाँ पे ये आर्टिकल अगर इससे रिलेटेड है कि मदरसा में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो ये जो आर्टिकल है ना ये उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 29 पे। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि बस आपको एक प्रॉपर बेसिक क्रक्स मिल जाए कि हाँ आर्टिकल है क्या, और मेंस में कहाँ पे इन क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन के रिलेवेंस में आपको इनका पासिंग रेफरेंस देना है।
चलिए तो आते हैं आप कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो आप जब भी बात करेंगे किसकी या ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 29 और 30 को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी के राइट्स को वो करता है प्रोटेक्ट। आर्टिकल 30 बहुत रिलेवेंट हो जाता है उसके केस में जो भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना और ट्राइबल्स के लिए। आर्टिकल 31 मैंने जैसा आपको बताया ये वो क्या था आपका, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको रिपेल कर दिया है। इसमें कुछ है उनको रखा गया है, जैसे 31A है, 31B है, 31C है, 31D को रिपॉल कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्विजिशन करना है, जैसे भाई अब गवर्नमेंट को क्या है कहीं से हाईवे निकालना है, कहीं से कुछ निकालना है, तो उसको ज़मीन तो चाहिए ही ना। तो उन ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 31B प्रोटेक्शन देता है। फिर कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, भाई पार्लियामेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, तो उसके लिए ये वाला आर्टिकल है। फिर आपका आता है कि जो ये सेविंग है, सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स होती हैं, क्योंकि भाई डीपीएसपी में क्या है कि जो स्टेट को फॉलो करना चाहिए वो चीज़ें उसमें हैं, तो उन डायरेक्टिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली आपको जो है ना ये एक तरीके से सर्टेन वो हैं एग्जाम्पशंस हैं फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट में, बट लेकिन ये नेसेसरी भी हैं, जैसे मैंने बताया कि क्यों नेसेसरी हैं। फिर आपका आर्टिकल 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को जैसे जो हमारे अम्बेडकर साहब थे उन्होंने बोला था, दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आर्टिकल क्या करता है, ये आर्टिकल राइट्स प्रोवाइड करता है इन्फोर्समेंट के लिए, है ना, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्स बाय, मतलब इसमें क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रेट्स इश्यू कर सकता है। जो 5 टाइप की रेट्स होती हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि मतलब भाई आप किसी को ऐसे नहीं अरेस्ट कर सकते, आपने अरेस्ट करा है तो प्रॉपर रीज़न बताना चाहिए। फिर ये लोअर कोर्ट को रहता है कि आप यही कार्य कर सकते हैं, इससे ऊपर का जो वर्क नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारी बेसिकली रेट्स हैं, 5 हैं, तो उनके केसेस में रहता है। तो अब ये आर्टिकल अब जैसे अगर भाई हमने सब पे बोल दिया कि भाई प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आर्मी में तो ये है ना भाई, आर्मी में तुम अपना अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन करोगे, तुमको लग रहा है ये ह्यूमैनिटी क्राइसिस हो रहा है लेकिन बॉर्डर तो इनसिक्योर हो सकता है ना, तो उसके लिए आर्टिकल उनके लिए जो प्रोविज़न है वो फंडामेंटल राइट्स में अलग अलग दिए गए हैं। तो जैसे ही आपका जो ये बताया, तो आप जैसे अगर आर्मी की बात करेंगे कि भी आर्मी में रिफॉर्म क्या होना चाहिए, तो जैसे ये है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप जैसे आर्टिकल 34 है, मतलब ये बोला है रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, है ना, तो वो नहीं कर सकते आप। तो वो नहीं कर सकते आप। अब इसके बाद फिर आपका जैसा आर्टिकल आ जाता है कि कुछ प्रोविजंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, अब जो कि आपको यूनिवर्सली अप्लाई करना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट्स के लिए भी है और सेंट्रल के लिए भी सेम होना चाहिए ना, तो उसमें पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इशू के रिलेवेंट बना रहा है, क्योंकि और वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ये इसलिए है ताकि उसका यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो सके। ठीक है, तो ये आपकी आज फंडामेंटल राइट्स है, तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया, कंटेस्ट दिया है कि आपको मेंस में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो उसमें आप कौन सा आर्टिकल फिट कर सकते हैं। अब बिलीव मी, अगर आप आर्टिकल नहीं पुट कर रहे हैं तो, और दूसरा अगर जो एस्पिरेंट वो पुट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए आप वो एक आधे मार्क्स का तो एज तो लेके जा रहा है। तो ये आर्टिकल आपको याद रहेंगे। आप हमारी जो है टेलीग्राम की जो जेनेसिस IAS है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF अवेलेबल है। इस PDF को रेगुलर देख लीजिए, हर वीकली देख लीजिए। ये आर्टिकल आपको याद होने ही चाहिए, इनके बिना आपके आंसर नहीं लिखे जाएंगे, और जो टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी PDF है, जैसे मैंने बताया इसमें सारे आर्टिकल्स हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से हमारे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।